शाम का समय है और मगरुआ एक बार फिर से अपने ठिया पे ही है। ठिया से उठ के चंद कदमों की दूरी पे आया है वहीं आसपास, और हमारे साथ मेरे मित्र देवकांत पांडे जी हैं। देवकांत पांडे जी को आज से पहले मैं उस तरीके से नहीं जानता था जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ठेहार पर जान। देवकांत पांडे जी और मगरुआ दोनों देशबंधु कॉलेज के छात्र रहे हैं, और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जब बातचीत कर रहे थे तो बहुत सारे कॉमन मित्रों की बात हुई। लेकिन देवकांत पांडे जी को मैंने जाना है, क्योंकि मैं जब भी निकलता हूं तो गांव की कहानियों की तलाश में ही निकलता हूं। देवकली धाम के जरिए जाना है, और देवकली धाम को लेके जो इन्होंने लिखा है, देवकली धाम मतलब देवकली देवलास जो इनका गांव है मऊ जिले में, उस गांव पे इनकी उन गांव में जो ये अपने गांव में जो बार बार जाते हैं और उस गांव के विषय में जो ये लिखते हैं, उसके जरिए ही देवकांत पांडे जी को मैंने जाना है। और देवकांत पांडे जी खुद ही हमारे साथ हैं। चले चलते हैं देवकली देवलास की ओर और इनसे समझते हैं कि इस गांव जिस मंदिर को आप दिखाते हैं उस मंदिर के इर्द गिर्द पूरे गांव को जरा सब लोगों के सामने रखो। धन्यवाद संतोष जी और मगरुआ। हाँ। तो संतोष जी हमारे कॉलेज के ज़माने के परिचित हैं, और बात चली है देवकली देवलास की। देवकली देवलास संतोष जी बताना चाहेंगे आपको, बहुत ही पौराणिक एक स्थल है, और यहाँ पे जो उसकी पहचान है वो सूर्य मंदिर की वजह से है। वहाँ पे एक बहुत विशाल तो नहीं कहूँगा, बहुत विशाल नहीं है तो छोटा सा ही, लेकिन उसकी जो महत्ता है वो बहुत विशाल है। तो आसपास के जो पूर्वांचल के जो ज़िले हैं वहाँ पे प्रसिद्ध है वो सूर्य का मंदिर, और ये कहा जाता है कि वहाँ पे सूर्य के बाल रूप की पूजा वहाँ पे होती है, उसी की मूर्ति स्थापित है बाल रूप की। और ये कहा जाता है वहाँ पे कि ये जो देवकली देवलास जगह है वो अयोध्या का पूर्वी द्वार हुआ करता था। अयोध्या का साम्राज्य वहाँ तक था और पूर्वी द्वार देवलास पे ही खुलता था। और वहाँ पे सूर्य कुंड है जहाँ पे कि नहान होता है। छठ पे बहुत विशाल मेला लगता है। कब से लगता रहा इसका कोई आज तक मैंने जितना अभी तक पढ़ा है कहीं मुझे ये नहीं मिल पाया कि कब से लग रहा है। न जाने कितने 100 सालों से 1000 सालों से लगता चला आ रहा होगा मेला ये। और वहाँ पे पूरी तरह से जो है, और एक विशेषता और है कि उस सूर्य मंदिर को पा करके ही वहाँ पे अलग अलग कम से कम 1 दर्जन मंदिर और हैं वहाँ पे, और विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। और एक विशेषता और जो आपको मैं बताना चाहूँगा वहाँ की देवकली देवलास की, और मुख्य विशेषता जो है वो ये है कि जो अन्य जितने मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों में आपको अलग अलग जाति के पुजारी मिलेंगे जी। जैसे ये परंपरागत एक रही है कि मंदिरों में ब्राह्मण है तो वही पूजा करेगा या वही पंडित होता है। तो देवकली देवलास की एक यूनिक विशेषता ये है कि वहाँ पे जितने अलग अलग मंदिर हैं, जो देवलवाक मंदिर जो सूर्य मंदिर जिसको कहा जाता है वो उसमें ब्राह्मण लोगों का है वो मैनेजमेंट प्रबंधन। लेकिन उसके अलावा जो करीब करीब दर्जन भर मंदिर और हैं, जिसमें विश्वकर्मा जी का मंदिर है, वहाँ पे लोहार समाज के पुजारी हैं। राजभर का मंदिर है शिव भगवान का, उसमें राजभर जाति के हैं। संत रविदास का मंदिर है, यादव समाज का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, चौहान समाज का मंदिर है। वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कोटिया जिसको बोलते हैं, वो भी मैं दिमाग में उसमें चढ़ नहीं रहा है जी। तो वो भी है वहाँ पे। और डीह बाबा और ये तमाम जो गांव में होता है तमाम चीज़ें, वो चीज़ें तो हैं पूरी जो परंपरागत जो चीज़ें होती हैं। देवकांत जी अभी देवकली देवलास के मंदिरों की बात कर रहे थे, और ये बता रहे थे कि वहाँ जो भी मंदिर है वहाँ अलग अलग जातियों से जुड़ी हुई मंदिरें हैं, उसमें पुजारी भी उसी जाति के लोग हैं। तो ये जो कहा जाता है कि एक खास जाति के लोग ही मंदिरों में पुजारी होते हैं, ये तो बात इनके गाँव में दिखता है कि कैसे सारी जातियों के लोग। लेकिन देवकांत जी केवल देवकली देवलास मंदिर की ओर ही नहीं ले जा रहे हैं, गांव की ओर ले जा रहे हैं। और देवकांत जी का जब परिचय कराता हूं तो ये कवि भी हैं, और राजधानी में भोजपुरी को लेकर इन्होंने बहुत सारा काम किया। देवकांत जी गांव को लेकर अगर आपके ध्यान में कोई कविता गांव के मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। मेरी अपनी ही कविता है और मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं गाँव जाता हूँ गाँव के मंचों पर कविता मैं जरूर सुनाता हूँ, तो मैं कुछ पंक्तियाँ विदित करता हूँ। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की, याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की।
स्मृतियों से सदा झांकता सुंदर वन कचनार का दृश्य तैरता है आंखों में खेतों के श्रृंगार का। कजरी फगुआ सोहर चैता बिरहे का वो राग मधुर, कजरी सोहर फगुआ चैता बिरहे का वो राग मधुर। मोर पपीहा कोयल तोता छेड़ रहे बागों में सुर, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम, झाल मजीरा ढोलक के संग सजती कीर्तन की वो शाम। मस्त फकीरों के होठों पर हरे कृष्णा हरे राम, सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं, सावन के झूले यादों में आकर के तड़पाते हैं। मेलों के वे सर्कस जादू बारंबार बुलाते हैं, बहुत गहन है पीड़ा मन में उन सब से अलगाव की, बहुत गहन है पीड़ा मन में उन सब से अलगाव की। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की। और अगला कि पनघट पर पनिहारिन के पामों के पायल की रुंझुन। संतोष जी याद करिए वो दृश्य जब गांव की जो है भौजाइयाँ लड़कियाँ जब तालाब में पानी भरने के लिए जब जाती हैं, वो दृश्य है कि पनघट पर पनिहारिन के पामों के पायल की रुंझुन, कानों में मेरे बजती है आज भी वो मन भावन धुन। शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के, शब्द गूंजते हैं कानों में मंदिर के जयकारों के। दृश्य खींचते मन को बरबस होली छठ जस त्योहारों के। कौन रोक पाया है मन को उड़ता हुआ परिंदा है, कौन रोक पाया है मन को उड़ता हुआ परिंदा है। दादी की वो कथा कहानी अंतरतम में जिंदा है, जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में, जीवन के कुछ मर्म छिपे हैं खेतों में खलिहानों में। कुछ यादें चिपकी बैठी हैं गेहूं धान के दानों में। एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की, एसी में तपते मन को अब इच्छा बरगद के छांव की। याद हमेशा हमें सताती सुगर सलोने गाँव की। और वो क्या मजबूरी है जो हम उसको याद करने के लिए विवश हैं, क्या मजबूर क्यों कि पेट की खातिर देखो आखिर हम कितने मजबूर हुए, पेट की खातिर देखो आखिर हम कितने मजबूर हुए। जन्म मिला था जहाँ पे हमको उससे हम कितने दूर हुए, अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में, अपनों से हो दूर बसे हम आकर यहाँ बेगानों में। गिने जा रहे जहाँ पे केवल हम जिंदा सामानों में, छूट गए जो संगी साथी अक्सर आते यादों में, छूट गए जो संगी साथी अक्सर आते यादों में। हाय खो गए हम शहरों के सच्चे झूठे वादों में, मन कहता कि कट जाए अब बेड़ी अपने पाँव की, मन कहता कि कट जाए अब बेड़ी अपने पाँव की। याद हमेशा हमें सताती सुघर सलोने गाँव की, बाग बगीचे ताल तलैया नदिया बहते नाव की, बाग बगीचे ताल तलैया
नदिया बहते नाव की। सबने सुर छेड़ दिया है, पपीहे ने भी, कोयल ने भी, मोर ने भी, और तभी तो मंगरुआ बार बार ये कहता है कि क्या नाम है, हर दिल में गांव बसता है। अभी देवकांत जी ने जो कविता सुनाई है, हम लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे देवकली देवलास में ही भ्रमण कर रहे हैं। यही इस कारवां का उद्देश्य है। हम बार बार कहते हैं, मंगरुआ बार बार कहता है कि हर दिल में गांव बसता है। हम लोग चाहे जहाँ भी रहे उसी गांव को अपनी यादों में सहेजे ही आगे जहाँ बचपन बीता है वो देवकांत जी भी बार बार अपनी गांव की ओर भागते हैं। यहाँ तो महानगरों में नौकरी करते हैं, पढ़ने लिखने के सिलसिले में जैसे मंगरुआ आया था, देवकांत जी भी आए थे, बार बार गांव भागते हैं। क्या छूटता है और क्या जुटता है देवकांत जी गाँव जाते? संतोष जी, जो प्रश्न है आपका बड़ा भावुक है मेरे लिए। क्या जुड़ता है और क्या जुड़ता है? देखिए, जब बचपन में मैं बहुत लंबा तो नहीं रहा हूँ, पर गांव में रहने का मेरा जो है 3री क्लास से और 8वीं तक की शिक्षा है। 5 साल का जो मेरा मतलब बिल्कुल जो प्योर गांव में रहने का जो रहा है, 5 साल का जीवन पूरा गांव में बीता है। उसके बाद मैं BA तक पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन BA तक 2 महीने की जो छुट्टी होती थी गर्मियों की, मैंने गाँव में की। जो छोटी छोटी यादें हैं, जो वहाँ पे जब बचपन में कैसे हम लोग जो है लेकर के सुबह उठते थे, तो कैसे जो है आम होता क्या था कि बाग बहुत बड़ी थी हमारे घर के सामने, बहुत बड़ी बाग थी यहाँ। और वो चीज़ें जो दिल में बस गई हैं, बता रहा हूँ। सुबह जो है पड़ोस वड़ोस की अभी जो दीदी लगती थी, भैया लगते थे, हम लोग छोटे थे, वो लोग जो सीनियर थे हम लोगों से बड़े थे, सुबह आकर के जो है सुबह के मुझे लगता है कि सारा एकदम जो 3-4 बजे का समय होगा, वो आकर के खटिया से जो है खोद के जो जगाना, चलो आम बिनने चलना था, चलो आम बिनने चलो, भले अंदर आ जाओ। हाँ, तो अब हम लोग जाते थे बाग में जो है कभी टाच होती थी पास में, कभी नहीं भी होती थी जो है, तो टोट आके जो है आम पूरा जो है लेकर के जाते थे हम लोग। कभी बोरिया मिल गई, बोरिया लेके चले गए। गांव में जो डलिया मोनी कहते थे, डलिया मोनी मिला, वो लेके गए, और 1-1.5 घंटा जो है बाग में घूम घाम के पूरा जो है आम लेकर के आकर के फिर एक नहीं सो जाते थे है ना। आम हो गया, महुआ बिनने का था, महुआ सुबह जो है जाते थे, महुआ बिनते थे हम लोग बैठ करके। ये हो गया, भैंस थी, गाय थी घरों में, बहुत बड़ा तालाब था हमारे घर के सामने जो है, जिसको कि तुलसी ताल बोलते हैं। उस तालाब में भैंस को लेकर के गए, धोया जो है चरा करके लौटे। कई बार तो ये होता था कि सुबह मतलब जो है नाश्ता करके, नाश्ता क्या गांव में जो घुगरी हो गई, रस हो गया, जो गांव का होता है, सब सुबह उठते हैं तो खाना ही शुरू करते हैं। वही नाश्ता और खाना क्या बराबर है सब, जब भूख लगे खा लो। वहाँ कोई नाश्ता और लंच जैसा कोई कंसेप्ट उस तरह का जो है अब तो धीरे हो गया डेवलप, लेकिन अब उस समय तो नहीं था। कहीं खा लीजिए, किसी के घर में खा लीजिए। हाँ, एक ही और इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा, ये तो था कि जो चीज़ें थी, लेकिन गांव जो था, जो हर घर जो गांव का था वो अपना घर था। ऐसा नहीं था कि हम फलाने के घर में, आप उनके घर में गए, उसी सद्भाव से, उसी स्नेह से वो घर की चाची निकलेंगी, भाभी निकलेंगी, जो भी निकलेगा, बाबू खातिन था, जो रहेगा उनके घर में, सतुआ रहेगा, लिट्टी रहेगा, जो भी उस समय की जो चीज़ें लोग घरों में इजली उपलब्ध होता है खाने का, वो लोग लेकर के वैसे ही जो है। तो ये लगता था किसी घर में हम लोग किसी घर में सो गए। गांव का हर घर ही अपना घर होता, अपना घर आज भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें गिरावट आई है। ये कहाँ दूरी देखते हैं? दूरी देखिए, हुआ क्या कि जो राजनीति जो होती है गाँव पिछले कुछ दशकों में, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, राजनीति का जो स्वरूप है, पहले राजनीति पहले भी होती थी। मुझे याद है कि हम लोग ये गाँव में थे, राजनीति तब भी थी, तभी प्रधानी का चुनाव होता था, तब भी होता था, अब भी होता है, लेकिन उस समय वो चीज़ें नहीं होती थी। मैं ये देखा कि ठीक है, 2 लोग प्रधानी लड़ भी रहे हैं, तो ठीक है, जिसको वोट दिया जीत गए, तो वो दुश्मनी जैसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद वो लोग मिलजुल करके अपना गांव के विकास की बात करते थे। आज क्या है कि प्रधानी का मतलब कि एक तो मतलब मैं शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि धंधा हो, कि प्रधानी किस लिए लड़ना है, तो धंधा है, कितना रुपया कमा लेंगे, और कितना कमाना है, तो इसीलिए जो है खर्च भी लोग कर रहे हैं। तो गांव के बिखराव में कहीं न कहीं ये जमीनी स्तर का जो लोकतंत्र है, जिसको कि पहले गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना ये थी कि ग्राम सभा बैठेगी, किसी एक को चुन देगी और हाँ हो जाएगा, और कोई दुश्मनी नहीं रखना उसके प्रति। अब दुश्मनी है, अब उसको काम नहीं करने देना है। कोई जीत गया तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना है, और जो जीत भी गया है। ऐसे में जो बाहर से आप जैसे हम जैसे लोग जाते हैं, लोग क्या महसूस करते हैं, वो क्वेबेक की सोसाइटी क्या है, अपने योगदान की चर्चा कीजिए कि हम कैसे कुछ बदल सकते हैं। क्या हमारी कोई भूमिका है, या एक बार हम गाँव से बाहर चले आए तो बाहर ही रहे? बिल्कुल हो सकती है, हमारे अपने माध्यम हो सकते हैं।
हम उन माध्यमों का प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बिल्कुल पंचायती राज की जो व्यवस्था उसमें हम नहीं पूछ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो जिसको प्रधान लोगों ने चुना है, चाहे अच्छा चुन लिया बुरा चुन लिया जैसा भी चुन लिया, प्रधान तो प्रधान है, अपना वो कमाने खाने वाला होगा तो अपना कमाएगा खाएगा, काम करने वाला होगा तो काम करेगा। और ऐसा यहाँ से बात हो रही है, बहुत सारे प्रधानों का मौन जिक्र किया जो कि अपनी जेब से लगा करके और गाँव को जो है बढ़िया बना रहे हैं, तो वो तो उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप हमारा कहाँ हो सकता है, जो अन्य माध्यम है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जब कोरोना का पीरियड शुरू हुआ और उसमें ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक धड़ल्ले से एक ऐसी नई चीज़ हम लोगों के सामने आई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमें मिलने लगे, तो मैं भी ऐसे बैठे बैठे बहुत सारे मंचों पे मुझे कल सम्मेलन के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन आइडिया आया मुझे दिमाग में कि क्यों ना हम अपने गांव के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उसका प्रयोग करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, गांव को पहुंचाएं। तो मैंने प्रयास किया, धीरे धीरे करते करते 100 लोगों को जोड़ा, 200 लोगों को जोड़ा, करते करते आज 5000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। और मैंने लगातार गाँव की आबादी कितनी है? आबादी मेरे गाँव की बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मुझे लगता है कि 1000-1100 के आसपास वोटर हैं वहाँ पे, 1100 यहाँ पे मोटा अंदाजा है, क्योंकि वोटर मैं वहाँ का हूँ नहीं बहुत ज़्यादा। गांव के सामाजिक विन्यास की भी सामाजिक विन्यास देखिए, हमारे गांव जो है बेसिकली हर जगह होता होगा, पूर्वा में बटा हुआ है जी। जैसे हम लोग हैं, मैंने एक दिन संस्मरण एक डाला भी था छोटा सा, आपने कमेंट भी किया था उस पर, जो हम लोगों का पूर्वा था जो है वो थोड़ा घिरा हुआ था पूरी तरह से जंगल जी, ठीक है ना, सब इमली के पेड़, आम के पेड़, बसवार, तो हम लोगों को बोलते थे लोग बनहवा बाबा, बनहवा बाबा करके, मतलब सेंस वही था, बनहवा पंडित, बनहवा बाबा, मतलब ब्राह्मण वाला ही सेंस था। ये लोग बनहवा पंडित जी हमारे लोग। एक मिश्राना था, मिश्री जी लोग हैं उसमें। एक ऐसा नंगमाना है, नाऊ जाति के लोग हैं। अहिरौटी है, अहिर जाति के लोग हैं। अहिरौटी में छोटकी अहिरौटी, बड़की अहिरौटी, दो थी वहाँ पे, दो कुरवा थे छोटे बड़े करके। उसके बाद जो है भरौटी अलग है, चमरौटी अलग है। तो ऐसा करके जितने मतलब जातिगत मोहल्ले हैं जी, जातिगत मोहल्ले हैं, और इस तरह की एक बनावट है। और जहाँ तक देखिए बनावट भी और बसावट भी है। और लेकिन एक चीज़ था, इतना सब मतलब देखने के बाद अगर एक कोई आदमी जो गांव में कभी ना रहा हो, शहर का हो, उसको आप ये बताएंगे तो शायद उसको लगे जैसे मंदिर की मैंने बात बताई, अच्छा पूर्वा है, तो ऐसा नहीं कि उनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई वो है, वो सबका है। पूर्वा में शादी हो रही, सारे लोग जा करके कर रहे हैं, दूसरे में हो रही है, सब लोग उसमें भाईचारा। तमाम तरह के ग्रामीण गांव में आए तमाम तरह के बदलावों के बावजूद भी आज भी गांव एकजुट है। हाँ, भले ही वो हर घर बाहरी शक्ति के लिए बिल्कुल, भले ही वो हर घर में अपना घर जैसा न लगता हो, लेकिन आज भी एक घर का दूसरे घर से जुड़ाव है, एक कोले का दूसरे कोले से जुड़ाव है। और हम लोग जल्द ही देवकली देवलास की कहानियों के साथ आपके बीच पंचायत खबर पे भी आएंगे, और ये कहानी गांधी 150 गाँव की कहानियों के कारवां का हिस्सा बनेगा। इसी सोच के साथ और इन्हीं बातों के साथ देवकांत जी के साथ ये बातचीत समाप्त करते हैं। और हम लोग क्योंकि साथ ही पढ़े हैं तो मुलाकात तो अक्सर होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि देवकांत जी जल्द से जल्द बिल्कुल कहानी हम देंगे, पूरे विस्तार से देंगे, पूरे अपने संस्करणों के साथ देंगे। थोड़ा सा समय दीजिए हमको और मैं करके दूँगा।